तो लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं क्लास। पिछले लेक्चर में हमने देखा था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो इस बार भी एक पीपीटी के फॉर्म में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्टोन जैसा दिख रहा है, ये एक टेम्पररी बेंचमार्क मान लिया हमने। ठीक है, बीएम लिखा हुआ है इसमें, बेंचमार्क या टेम्पररी बेंचमार्क। तो सपोज करो इस तरह का एक ग्राउंड है और यहाँ पर एक स्टोन, माइल स्टोन या कोई भी ऐसी चीज है जिस पर या तो बेंचमार्क लिखा हुआ है या हमने एक इमेजिनरी बेंचमार्क मान लिया अपनी सूटेबिलिटी के लिए। हालांकि अगर एक्चुअलिटी की बात करें तो हमें यहाँ से इस पॉइंट के रेफरेंस में ही हर एक पॉइंट का हाइट कितना है, वो ज्यादा है या कम है, वो निकालना है। तो एग्जैक्टली तो ये मीन सी लेवल से कितना ऊपर है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हर एक पॉइंट का हमें मीन सी लेवल तो नहीं जरूरत है ना ही पता होता है। तो एक किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में आसपास की जमीन का सारा पॉइंट का हाइट निकाल लेना ही लेवलिंग है। तो यहाँ पे हमने इसकी रेफरेंस इसका मान लिया कि इसका बेंचमार्क 100 है। बेंचमार्क कहने का मतलब इसका RL 100 है। तो जैसे ही हमने इस स्टोन का RL 100 माना, तुम ये इमेजिन कर लो कि इसके 100 मीटर नीचे एक इक्वल लाइन में, जैसे ये जो हमारा ब्राउन कलर का ये कॉलम बना हुआ है ना, ये कॉलम और रो का, तुम इसको ही मान लो कि 100 मीटर नीचे ये पानी का भरा हुआ लेवल। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया। ये रेड वाला मान लो कोई ऑटो लेवल, डंपी लेवल, बाई लेवल, लेवलिंग के लिए दिया गया कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली रीडिंग जो लेंगे वो हमारी रीडिंग होगी बैक साइड की रीडिंग। और जो हमने सबसे पहली रीडिंग ली, ये जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है ना, हमने जो सबसे पहली रीडिंग ली वो होगा 0.9 मीटर। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये 6 कॉलम बना लो, स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RL और रिमार्क। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला जो स्टेशन था ये स्टेशन ए, जिसको हम बेंचमार्क भी कह रहे हैं, उस ए स्टेशन को हमने यहाँ पे रिमार्क में लिख दिया कि ये बेंचमार्क है, बीएम है, और उसका RL हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट जो सेट किया, सबसे पहले उसी ईंट पर या उसी जो भी बेंचमार्क हमारा था उसके ऊपर ही स्टाफ रखा, और स्टाफ रख के जो हमने रीडिंग मिली हमें वो मिली 0.9। तो देखो 100 मीटर, ये जो मैंने बताया ना, ये इसकी अपर लाइन, ये जो ब्राउन कलर का जो स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड जो लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे कॉलम रो का ये जो चार्ट दिख रहा है, इसकी अपर लाइन को ही तुम मान लो कि यही इस तरह से पानी भरा हुआ है एक वाटर सरफेस में। तो भाई यहाँ से इस पत्थर के अपर सरफेस से यहाँ की अगर 100 मीटर की हाइट है और पहली रीडिंग जो हमने इसके ली वो ली 0.9, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया। देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ, इस ग्राउंड लेवल से बात नहीं कर रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसी इमेजिनरी वाटर सरफेस से वो कितना हो गया। तो भाई ये 100 और ये 0.9, तो ये कितना हो गया 100.9। तो हमने लिख दिया 100.9। यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होता है, बैक साइड रीडिंग प्लस RL ही होता है, लिख दिया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट रीडिंग ली, यहाँ पर हमने स्टाफ खड़ा किया, ये सी पॉइंट का, नहीं सॉरी बी पॉइंट का, हमने यहाँ पे बी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। हमने देखना चाहते थे कि इस बी पॉइंट पर RL कितना है, तो हमने बी पॉइंट पे स्टाफ खड़ा कर दिया। वहां पे हमें रीडिंग जो मिली, अब देखो इस स्टेशन के हिसाब से ये अंतिम रीडिंग नहीं थी, इस स्टेशन से हमने और भी कई रीडिंग्स ली हैं, तो ये इसलिए इंटरमीडिएट साइट में आया। तो जो हमने रीडिंग ली वो 1.1 आया। 1.1 कहाँ की रीडिंग आई, यहाँ ऊपर की रीडिंग आ रही है। तो इस बी पॉइंट का यहाँ ग्राउंड पे RL कितना होगा भाई, ये टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये जो है, ये HI में से अगर ये 1.1 माइनस कर दे तो यहाँ की हाइट निकल जाएगी किसके रेफरेंस में, इसी के रेफरेंस में।
तो यही तो इस पॉइंट का आरएल होगा विथ रेफरेंस टू दैट इमेजिनरी वाटर लेवल सरफेस। तो हमारा 100.9 में से हमने 1.1 माइनस कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट बी पॉइंट का आरएल निकल करके आ गया 99.80। कैल्सी लिए हो तो इसको माइनस प्लस करते रहना, तब तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, हमें हर पॉइंट का आरएल ही जो निकालना है, तो हमारा इस स्टेशन का काम खत्म हो गया। हमने फिर अगली जगह पे, ये जो सी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट पे एक लड़का लेके गया और स्टाफ लेके खड़ा हो गया, और हमने अपने इसी इंस्ट्रूमेंट को बिना छेड़े छाड़े फिर से उसकी रीडिंग ले ली। तो इसकी रीडिंग हमने जब ली तो इसको 4 साइड में रखा, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि सी के बाद हम अपना स्टेशन चेंज कर रहे हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जहाँ पे हमने जो पहला सेटअप किया है इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसके लिए ये आखिरी रीडिंग हो गई जो ली गई है सी पॉइंट के लिए, इसीलिए हमने उसको 4 साइड में रख दिया। ठीक है, तो 1.05 हमने 4 साइड पे रख दिया। अब यहाँ सी पॉइंट का 1.05 आ गया, तो सी पॉइंट का आरएल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है। 100.9 में से जब हमने 1.05 माइनस किया तो हमें आरएल निकल करके आ गया 99.85। अभी इस पर ध्यान मत देना, एच आई पर और इस पर। अभी तक का ये काम है कि हमने 4 साइड पे 1.05 रखा, ठीक, और इसकी मदद से हमने ये जो हमारा एच आई यहाँ पे हमको पता था 100.9 है, उसमें से हमने ये माइनस कर दिया 1.05, जो कि हमारा निकल करके इस सी पॉइंट का आरएल निकल करके आ गया 99.85। देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसके आगे मान लो नहीं दिखाई दे रहा था, या इसके आगे कोई पेड़ था या कुछ भी था, तो हमें स्टेशन चेंज करने की जरूरत थी। हमने इस सी पॉइंट पे जो लड़का स्टाफ लेकर खड़ा है उसको बिल्कुल नहीं हिलने दिया, वो वहीं खड़ा है। इंस्ट्रूमेंट लेके हम उठा करके लेके आए और नई किसी जगह पे इंस्ट्रूमेंट हमने सेट कर दिया। और जब हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो सबसे पहली जो रीडिंग लेंगे वो नोन आरएल पॉइंट की लेंगे, और ये सी पॉइंट का तो हमने आरएल निकाला है ना, तो हमारे लिए ये नोन है। तो यहीं पर स्टाफ जो रखा था वो तो हिला नहीं था, तो यहीं पर इस इंस्ट्रूमेंट के लिए रीडिंग ले लेंगे, और ये इंस्ट्रूमेंट की पहली रीडिंग है तो इसको बैक साइड रीडिंग में लिखेंगे। तो ये सी पॉइंट पे ही बैक साइड रीडिंग में भर दी गई, तो वो कितना आया 1.450। अब देखो यहाँ का आर एल 99.85 है, यानी कहने का मतलब 99.85 नीचे कहीं ऐसा पानी भरा हुआ है एक सरफेस से, ये हाइट जो है, और 1.45 इसकी रीडिंग आई स्टाफ की। तो नए वाले इंस्ट्रूमेंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकल करके आया 101.3। ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क में ले सीपी लिख दिया, चेंज पॉइंट। फिर यहाँ से हमने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट था शायद, उस लास्ट पॉइंट को हमने रीडिंग लिखा, तो लास्ट पॉइंट था तो इसलिए 4 साइड में लिख दिया 1.55। अब यहाँ का जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है कितना है 101.3, इसको इसमें इसमें से अगर 1.55 माइनस कर दिया जाए तो इस डी पॉइंट का हमको आर एल निकल करके आ जाएगा, जो कि होगा 99.75। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसको मैंने दूसरी बार ये न्यूमेरिकल भी समझा दिया। अब इसका अगर हमें चेक करना है तो तुम सभी लोग के पास कैलसी होगी, तो चेक कैसे करेंगे, मैंने बताया था लास्ट आर एल जो कि हमारा कितना है 99.75, सॉरी 99.75 माइनस 100। देखो माइनस या प्लस से कोई मतलब नहीं, हमें डिफरेंस से लेना देना है ना, समेशन लगा हुआ है ना, तो 0.25 निकल करके आ रहा है लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक है, और दूसरा चेक क्या था, किसके इक्वल होना चाहिए, समेशन ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस समेशन ऑफ फोर साइड रीडिंग के। तो समेशन ऑफ बैक साइड रीडिंग कितना है 1.450 प्लस 0.9 यानी है 2.35। ठीक है, तुम लोग भी कैलसी में चलाते रहना। और 2.35 में से समेशन ऑफ फोर साइड जो है वो माइनस कर दो, यानी 1.05 और प्लस 1.5 है, तो ये भी 0.25 आया। तो इस हिसाब से हमने बिल्कुल ये सही निकाला। क्यों, क्योंकि फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल इक्वल था किसके, समेशन ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस समेशन ऑफ फोर साइड रीडिंग के। अब यही सेम न्यूमेरिकल सेम डाटा के साथ हम राइज एंड फॉल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखो लिखा हुआ है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन consecutive पॉइंट्स बाय कंपेयरिंग ईच पॉइंट विद इमीडिएट प्रीसीडिंग पॉइंट्स। ठीक है,
देखो यही सेम न्यूमेरिकल है, अभी नीचे का कॉलम में देखना, ऊपर देखो तो सारे वही पॉइंट्स हैं, है ना, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी सेम ही न्यूमेरिकल है। लेकिन अब इसको अगर हमें राइज एंड फॉल मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? इस बार देखो स्टेशन है, बैक साइड रीडिंग है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, फोर्थ साइड रीडिंग है। जहां पर एच आई लिखा था हमने, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसकी जगह दो कॉलम हो चुके हैं, एक हो गया राइज और एक हो गया फॉल, और आर एल एज इट इज है, रिमार्क एज इट इज है, ठीक है। तो सबसे पहले वो तो सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, और सबसे पहला जो ए पॉइंट है इसका आर एल माना 100, तो हमने लिख दिया 100, और ये क्योंकि हम मान रहे हैं ये एक बेंचमार्क है, तो हमने इसको बेंचमार्क लिख दिया, यहाँ पे रिमार्क में बी है, ठीक है। अब सबसे पहली जो रीडिंग ली हमने, कितनी रीडिंग ली बैक साइड की? 0.9, तो हमने लिख दिया भाई 0.9 रीडिंग। तो अब इसमें हमें किसी 0.9 पहली रीडिंग में ही तो राइज एंड फॉल तो नहीं लिख सकते, कंपैरिजन किससे करेंगे भाई? किसी के कंपैरिजन में तो कोई जगह राइज करेगी या फॉल करेगी, तो पहली रीडिंग से किसका कंपैरिजन? तो कुछ नहीं भरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हमने इसी इंस्ट्रूमेंट से बी पॉइंट पे रीडिंग ली। अब देखो बी पॉइंट की रीडिंग 1.1 आई है। सबसे पहले तो तुम इसको समझने की कोशिश करना, इसके पहले वाली रीडिंग 0.9 थी, रीडिंग 1.1 आई है, मतलब स्केल ज्यादा अंदर गया है, यानी ये जगह गहरी है, यानी फॉल है। क्योंकि हमारा रीडिंग तो स्केल में नीचे से बढ़ रहा है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इसको 1 मीटर कह लो, फिर 1.1, 1.2, इस तरह से है ना। तो अगर रीडिंग तुम्हारी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो पहली वाली रीडिंग से ज्यादा है, इसका मतलब कि वो फॉल को डिनोट कर रहा है वेरी क्लियरली, ठीक है। तो देखो अब ये कितना 1.1 रीडिंग है, इसके पहले वाली रीडिंग 0.9 है, तो कितना फॉल हुआ भाई? 1.1 में से 0.9 माइनस कर दो, वो फॉल हो गया 0.2। अब 0.2 फॉल है, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा आर एल है उसमें 0.2 माइनस कर दो, 0.2 हमने माइनस कर दिया, तो 99.80 आर एल ही तो निकालना है हर पॉइंट का, मेन मोटिव यही है, तो बी पॉइंट का आर एल हमारा निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सी पॉइंट। सी पॉइंट का हमारा क्या रीडिंग आई है? 1.05, पिछली वाली रीडिंग से भी और ज्यादा रीडिंग आई है। पिछली बार 1.1 थी, सर 1.05 है, रीडिंग ज्यादा है। ज्यादा है मतलब इसके कंपैरिजन में ये पॉइंट ऊपर है। इस फिगर से नहीं लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करना कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1.1 है और यहाँ 1 रीडिंग है, तो 1 मतलब यहाँ पे 1.1 मीटर स्केल नीचे गया, और यहाँ सिर्फ 1 ही मीटर स्केल नीचे गया, तो भाई 0.1 का डिफरेंस है ना, 0.1 ज्यादा मिट्टी ऊपर है इसकी, तो यहाँ पे राइज है। तो नेक्स्ट रीडिंग हमने फोर साइड पे इसलिए लिखी क्योंकि इसकी अंतिम रीडिंग है, इसलिए फोर साइड पे लिख दिया। तो 1.05 को सीधे 1.1 माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस आया वो हमको हालांकि समझ में आ गया था कि वो राइज है, तो हमने इसमें राइज में लिख दिया, और राइज है तो इसमें बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट पिछला जो आरएल था उसमें डायरेक्टली हमने 0.05 प्लस कर दिया, राइज है तो प्लस, फॉल है तो माइनस। फिर इंस्ट्रूमेंट हमने चेंज किया, इंस्ट्रूमेंट जब चेंज किया तो उसकी रीडिंग कितनी आई? 1.45 हमने लिख दिया, ठीक। यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो निकालना नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट रीडिंग लिखी 1.55, तो उसकी आखिरी रीडिंग से लिख दिया, दोनों का डिफरेंस लिखा है 0.1। तो तुम देखो राइज एंड फॉल एक तरह से तुम्हारे लिए काफी आसान है रीडिंग में करना, इसमें हर एक पॉइंट को सोचना नहीं है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से पिछले रीडिंग से अगली रीडिंग को माइनस करना है। कंपैरिजन से हमें समझ में आ जा रहा है कि राइज एंड फॉल है। अब चेक की बात करते हैं, तो 99.750 को 100 में से माइनस कर दो तब भी 0.25 है, बैक साइड और फोर साइड दोनों को आपस में डिफरेंस कर दो तो भी 2.5 है, और समेशन ऑफ ऑल राइज एंड फॉल वो भी 0.25 ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.2 0.1 है, यानी 0.3, और 0.3 यानी कि 0.30 कह सकते हो, 0.30 में से टोटल राइज को माइनस कर दो तो 0.25 ही तो आएगा। हालांकि इसमें तीन चेक है, समेशन ऑफ ऑल राइज माइनस समेशन ऑफ ऑल फॉल will be equal to the last RL minus first RL will be equal to the summation of back side minus summation of forward side, यानी difference between the back side and forward side will be equal to the uh, last RL to the first RL will be equal to the total rise of fall,
अंडरस्टूड। तो सेम न्यूमेरिकल हमने देखा राइज एंड फॉल से कैसे सॉल्व करेंगे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब वहां पे उस बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक आध राइज एंड फॉल मेथड से। तो देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग वर टेकन विथ ए डंपी लेवल ऑफ 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ, और ये रीडिंग दी हुई है एच आई मेथड से। तो एच आई मेथड से ये तुम्हें एज अ डी एच ए ले लो या सी ए ले लो, ये तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं। बुक यहाँ पे है एक्सरसाइज के लिए, बहुत अच्छी बुक है एक्सरसाइज के लिए। सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस किया होगा, सोल्यूशन भी दिया हुआ है, पढ़ने की कोशिश करना। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 2.9, जो कि हमारा है राइज एंड फॉल मेथड से। तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विथ अ डंपी लेवल ऑन अ कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड। कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड है, इसका मतलब एक चीज तो साफ समझ में आ गई, कंटिन्यूअसली का वर्ड बोला है तो कहीं पे ऊपर नीचे नहीं है, कंटिन्यूअसली नीचे की ओर ही जा रहे हैं। स्लोपिंग ग्राउंड है, कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब या तो कंटिन्यूअसली फॉल होगा या तो कंटिन्यूअसली राइज होगा। एक कंटिन्यूअस स्लोप है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। एट अ कॉमन इंटरवल ऑफ 30 मीटर, हमने क्या है कॉमन 30-30 मीटर की दूरी पर हमने बार बार स्टाफ रख के रीडिंग ली है। इफ द फर्स्ट आर एल वॉज, मतलब ये कह रहा है कि बेंचमार्क इसने दे दिया है, पहला आर एल जो बता रहा है तुमको, वो बता रहा है कि 380.50। अब देखो ये हो सकता है कि 380 दिया हुआ है, यानी ये उस जगह की मीन सी लेवल से ही ऊंचाई दे दी है। ये पहला जो रीडिंग है वो तुमको बता दिया गया है कि भाई यहाँ की ऊंचाई अगर 380.500 है, तो आगे 30-30 मीटर पे जितनी जगह पे भी तुम स्टाफ रखोगे, मुझे ये बताओ कि हर एक पॉइंट का आर एल कितना होगा, रिड्यूस लेवल कितना होगा। और बाय द राइज एंड फॉल मेथड से ये कह रहा है, इसने रीडिंग दे दी है। अच्छा देखो इसमें अब तुम ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया है कि इंस्ट्रूमेंट इसने कहाँ कहाँ बदला, चेंज पॉइंट कहाँ है, नहीं बताया। और वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन रीडिंग, जैसे क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे वैसे तुम्हें समझ में आता रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इस रीडिंग से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ चेंज पॉइंट होगा। जैसे देखो 0.855, ठीक है, 1.545, पहली रीडिंग के कंपैरिजन में दूसरी रीडिंग बढ़ रही है, ठीक है। 2.335, दूसरी कंपैरिजन में तीसरी बढ़ रही है, ठीक है। 2 के बाद 3.155, ये भी बढ़ रहा है। फिर पांचवी रीडिंग 3.85, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन फिर देखो सडन, जैसे ही 3.825 के बाद सडन बिल्कुल रीडिंग घट गई 0.455। तुमको बिल्कुल यही समझ जाना है कि यहाँ से हमने स्टेशन चेंज कर दिया, और ये जो 0.45 है ऑब्वियसली ये बैक साइड की रीडिंग होगी, क्योंकि सडन चेंज हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन में पकड़ोगे, फिर देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 2.85 हुआ, 3.45 हुआ, और फिर यहाँ पे 0.585 हुआ। तो तुम्हें बिल्कुल यही समझ जाना है कि अच्छा ये है बैक साइड की रीडिंग, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ जितना ये एग्जाम्पल और ये रीडिंग्स है सिर्फ इतना दिया होगा, सॉल्यूशन में तुम्हें ये चार्ट बनाना होगा कि ऐसे पहला स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, और पिछले क्वेश्चन में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, इस बार ये दो कॉलम में होंगे, राइज या फॉल, ठीक है। और आर एल, जो कि मेन हमारा आंसर यही है, आर एल। और मेन तो तुम्हारा यही काम है ना कि हर एक पॉइंट का आर एल निकालो, तो ये आर एल और रिमार्क्स, ऐसा हमने चार्ट बना लिया। सिर्फ ये चार्ट बनाना आ जाएगा तुमको, और कौन सी रीडिंग कहाँ रखनी है इतना तुम्हें पता लग जाए, तो फिर तो सिर्फ प्लस माइनस करना है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए। तो पहली रीडिंग है तो ऑब्वियसली बैक साइड में लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 0.855, ठीक है। पहली रीडिंग का आर एल उसने बता दिया है 380.500, हमने लिख दिया, और वो बेंच मार्क है तो बी एम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट 1.45, तो ऑब्वियसली जब मैं बता रहा हूँ कि 0.455 पे जो है रीडिंग बदल रही है यहाँ पर, तो बाकी तो ये वाला हो जाएगा फोर साइड, आखिरी रीडिंग होगी पहले स्टेशन सेटअप की, जैसा कि अभी मैंने ऊपर एक पीपीटी में एग्जांपल बताया था, है ना। तो ये बैक, तो इसके अलावा ये बाकी तीनों तो इंटरमीडिएट साइड के होंगे ना, तो हमने इंटरमीडिएट साइड में लिख दिया 1.545। राइज एंड फॉल मेथड से है तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं होता, बस भाई पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग को माइनस कर दो। अच्छा देखो यहाँ देखो, ये पहली रीडिंग 0.855 थी, दूसरी रीडिंग 1.454 है, ज़्यादा रीडिंग आ रही है स्टाफ की, यानी कि आगे गड्ढा है, गहरा है। यानी अगर हम बात करिए जो कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है, यानी कंटिन्यूसली डिसेंडिंग ग्राउंड है, नीचे की ओर उतर रहे हो तुम, इसलिए देखो सारे फॉल 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 में है। देखो
रीडिंग सेकंड स्टाफ की ज़्यादा आई मतलब स्केल ज़्यादा अंदर तक चला गया है। स्केल अंदर ज़्यादा तक कब जाएगा, जब नीचे आगे फॉल होगा तभी तो 1.545 में से 0.855 हमने माइनस कर दिया, 0.6 ऑब्वियसली फॉल है तो 0.69 रीडिंग आ गई। पहला RL है उसमें से फॉल है तो माइनस कर देंगे। इसी तरह से देखो अब यहाँ 3.11 तक समझाने की जरूरत नहीं है, फॉल आया माइनस कर देंगे। सीधे हम चेंज पॉइंट पे आते हैं। चेंज पॉइंट पे देखो अब इस स्टेशन सेटअप की आखिरी रीडिंग है 3.85825, तो 3.155 में से मतलब 3.825 में से 3.155 माइनस करोगे तो फॉल है 0.710, ये आ गया। इसकी मदद से हमने इसका RL निकाल लिया। 378.240 में से हमने माइनस कर दिया 0.70, तो हमारा इस पॉइंट का RL निकल कर आ गया, यानी स्टेशन 5 का RL निकल कर आ गया 377.530। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फोर साइड की रीडिंग चेंज है तो यहाँ पे CP लिख दिया, और पिछले से कोई रिलेशन नहीं है। राइज एंड फॉल बहुत ही इजी मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, तो सीधे बस यहाँ लिखना है 0.455 और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लिखनी है 1.38 और सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस, यानी 1.38 में से 0.455 माइनस करोगे तो 925 आएगा और पिछले RL में से माइनस कर दोगे, तुरंत चार्ट बनेगा। सारे RL को देखोगे तो लास्ट RL में से फर्स्ट RL को माइनस कर देना, सारा फॉल जोड़ दिया तो 9 पॉइंट, देखो अभी देखो अर्थमेटिक चेक है ना, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, तो सारे बैक साइड की कितनी रीडिंग आ रही है 1.895। ठीक है, सारे फोर साइड की कितनी रीडिंग आ रही है 11.125। ठीक है, दोनों को आपस में माइनस करके डिफरेंस निकाला तो 9.23 आ रहा है। समेशन ऑफ और राइज है ही नहीं तो जीरो, समेशन ऑफ ऑल फॉल, तो सारा फॉल जब जोड़ा तो 9.23 है, ये दोनों इक्वल हो गए, वेरी गुड। और लास्ट RL में से फर्स्ट RL माइनस कर दिया, वो भी आ गया 9.23, तो ये सारी रीडिंग हमारी जो है सही है, और ये जो जो भी सारा RL निकाला है वो सही निकाला है। कोई डाउट है इसमें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइज एंड फॉल मेथड से दे दिया है। एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉल्व करोगे तो। अब देखो जैसे ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें, बोल रहा है फ्लाई लेवलिंग। मैंने तुमको बताया था ना, फ्लाई लेवलिंग का मतलब कि इंटरमीडिएट साइड होता ही नहीं है, सिर्फ बैक साइड और फोर साइड होता है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, तो जितनी दूर तक तुम देख पा रहे हो सीधे जाके वहां स्टॉप रखो, एक रीडिंग लो और फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज करो नेक्स्ट, और सारे पॉइंट CP होंगे। तो देखो इसी तरह से तुमने सिर्फ और सिर्फ बैक साइड की रीडिंग और फोर साइड की रीडिंग दिया हुआ है, तो बैक साइड की भरे, RL निकाले, सेम उसी तरह से करना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए तुम्हारे, इस सब की प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी एग्जांपल्स अच्छे से समझाने की कोशिश करा है इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हमें लेवलिंग आ गई है। अब थोड़ा सा हम जो इसके स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल है ये, जिसमें कि कर्वेचर करेक्शन भी कुछ पूछा होगा और कॉलिमेशन एरर पूछा होगा, वो एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी तुम्हें आ जाए। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है फॉलोइंग रेसिप्रोकल रीडिंग। रेसिप्रोकल रीडिंग मतलब याद है कि बीच में नदी हो, मैंने एग्जांपल दिया था गंगा नदी है बीच में, और पहले तुमने एक तरफ नदी के इंस्ट्रूमेंट सेट किया अपना डंपी लेवल या ऑटो लेवल, और दूसरी तरफ स्टाफ लगा दिया नाव के उस नदी के उस पार, और उसकी रीडिंग ले ली, और फिर तुमने इसको स्वैप कर दिया, मतलब इंस्ट्रूमेंट लेके तुम उस पार चले गए और स्टाफ लेके इधर आ गया, और फिर से उनकी आपस में डिफरेंस रीडिंग ले ली, तो इसको बोलते थे रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि फॉलोइंग रेसिप्रोकल रीडिंग्स वर टेकन विथ अ डम्पी लेवल। तो इसमें क्या क्या निकालना है, बोल रहा है ट्रू RL निकालो क्यू का। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालना है। फिर बोल रहा है कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन कौन सा था, वो बताया था ना, कर्वेचर करेक्शन जो कि था D²/2R माइनस में, और रिफ्रैक्शन करेक्शन जो कि था +1/7 D²/2R, जिसमें डी कितना था, जो कि जो किलोमीटर में तुम कितने डिस्टेंस की लेंथ ले रहे हो, और आर जो है अर्थ का रेडियस, ये था ना। तो इन दोनों को मिला के, यानी कि जो उसका फॉर्मूला था 0.0673 D², यही तो फॉर्मूला था, यानी इसमें आर की वैल्यू बस रख दिया है, वो वैल्यू डायरेक्टली रख दिया है, तो ये फॉर्मूला था
तो ये निकालना है कंबाइंड करेक्शन। और तीसरा कॉलिमेशन एरर इन 100 मीटर। अब देखो कॉलिमेशन एरर क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे वापस से एक पीपीटी का मदद लेनी पड़ेगी इसी। पीपीटी भी मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा। कहाँ गया, दिया नहीं है क्या? एक सेकेंड। देखो यहाँ पे कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन को समझाने की कोशिश करी गई है कि अगर मान लो तुमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाया और जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट रीडिंग तुम मान लो कहीं यहाँ पर ले रहे हो, यहाँ पर, तो तुमको, और इंस्ट्रूमेंट इस तरह से खड़ा है, तुमको सीधा दिख रहा है लेकिन वो एग्जैक्टली सीधा नहीं है। तो तुम्हें तो लग रहा है कि तुम ये हाइट मेजर कर रहे हो, है ना? लेकिन तुम्हें चाहिए थी कौन सी हाइट? तुम्हें यहाँ वाली हाइट चाहिए थी। तो जो यही डिफरेंस होता है, यही होता है हॉरिजॉन, ये करेक्शन। देखो इस फिगर में समझो कि कर्वेचर की वजह से क्या करेक्शन आता है, कर्वेचर इफेक्ट क्या है। देखो यहाँ पे इस तरह का अर्थ का मान लो सरफेस है, यहाँ पे हाइट, तुम इंस्ट्रूमेंट है, जब यहाँ पे तुमने स्टाफ रखा तो तुम तो बिल्कुल सीधा ही देख रहे हो ना, तुम्हारी लाइन ऑफ साइट तो कर्व में होगी नहीं। लेकिन एक्चुअली में अर्थ का सरफेस जो तुम खड़े हो और तुमसे दूर एक दूसरा खड़ा है, उसके बीच में कर्वेचर है। तो जिसको तुम मान रहे हो कि उसकी हाइट यहाँ है, एग्जैक्टली उसकी हाइट यहाँ है। तो ये जो डिफरेंस है, ये इसी को बोलते हैं कर्वेचर इफेक्ट या कर्वेचर करेक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन में पता है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, different देखा है ना, the ray of light pass through layer of air of different densities and a refractor bent down. The effect of refraction is to make the object appear higher than they really are. Refraction varies considerably with climate conditions. ठीक। देखो ये एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे भी सीपीटी में भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ एस्टिमेट मेथड से। और यही सेम न्यूमेरिकल इसने राइज एंड फॉल मेथड से भी किया हुआ है। ये पीपीटी में तुम लोग देखना। ठीक है। बहुत अच्छे से देखो समझाया है यहाँ पे भी, एक बार देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मिसिंग रीडिंग वाला नहीं, मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा था, हाँ कॉलिमेशन इधर। देखो कॉलिमेशन इधर तो मतलब समझ लो कि देखो जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो तो हमेशा सीधी रहेगी, लेकिन जो हमारा कॉलिमेशन की लाइट है, लाइन है, वो कर्व रहेगी। तो उसके से जो एरर आता है उसी को बोलते हैं कॉलिमेशन एरर।
ये देखो यहाँ पे यही है। टेम्पोररी एडजस्टमेंट वाले में था वो। देखो यहाँ पे जो हमारा परमानेंट एडजस्टमेंट था, उसमें देखो पढ़ो इसको, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिजायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस ऑफ अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज अ परमानेंट एडजस्टमेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन, बबल ट्यूब का एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, इनके बीच जो रिलेशन है, यानी एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर इसको लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हो, या हमारे अपने टेलीस्कोप का भी एक्सिस बोल सकते हो, वो पैरेलल होना चाहिए किसके, बबल ट्यूब के, और उसके जस्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस। देखो यहाँ लिखा है ना, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। देखो लाइन ऑफ कॉलिमेशन देखो इस तरह समझो, बंदूक में जो तुम गोली चलाते हो, बड़ी वाली जो नाली बंदूक होती है ना, तो उसके ऊपर एक छोटा सा छेद होता है ना, जिसमें आंख लगा करके देख करके तुम्हें गोली मारनी होती है। तो जो आंख से ऊपर छेद से हल्का सा जो अंदाज लेते हो, और हमारे आंख से उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक इमेजनरी जो लाइन ऑफ साइट हुई, वो हो गया लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और गोली जो बंदूक से चल रही है, वो जो पाथ ट्रेवल कर रही है और फाइनली उस ऑब्जेक्ट पे जाके लग रही है, वो तुम्हारा हो गया एग्जैक्टली टेलीस्कोप एक्सिस। तो ये दोनों का पैरेलल होना चाहिए। और तुम ऐसे समझ लो कि जो बंदूक से तुम अगर कोई प्लम बॉब लटकाओ, तो प्लम बॉब की जो लाइन है, यानी वर्टिकल एक्सिस, और ये बबल ट्यूब या फिर तुम्हारे लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो वही ये लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन, अभी मैंने बताया ना, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होगा, वो इमेजिनरी लाइन जो बंदूक के ऊपर वो पतली छोटी सी छेद होती है ना, एक नली, जिससे तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो वो इमेजिनरी लाइन तुम्हारे उस छेद की नली से उस ऑब्जेक्ट तक का, ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। शुड बी कॉन्साइड विद द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। बिल्कुल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के साथ ही कॉन्साइड करना चाहिए ना, तभी तो ऑब्जेक्ट को एक्चुअली तुम जहां देख रहे हो वही गोली मार पाओगे। इन द एक्सिस ऑफ बबल शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, एग्जैक्टली। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन मिरर क्या होता है। जब हम परमानेंट एडजस्टमेंट करेंगे तो तुम ये देखो, एक्चुअली में यहाँ से जब हम भी क्रॉस हेयर्स की रीडिंग लेंगे, तो ये सेटर हो गया, ये B1 B2 हो गया, और यहाँ से A1 A2 हो गया, ये सेटर हो गया A हो गया। तो जब रीडिंग को चेंज कर करके लेंगे हम, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि जिसको हम यहाँ पे बी ले रहे हैं और ए ले रहे हैं, तो यहाँ हम इंस्ट्रूमेंट से इस पॉइंट को देख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए। तो जो हम ए देख रहे हैं यहाँ A1 होना चाहिए, और जिसको हम बी देख रहे हैं यहाँ B1 होना चाहिए। क्योंकि हमारा टेलीस्कोप अगर लेवल नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है, तो हम, अगर वो तिरछा है तो हम देखेंगे भी तिरछा, और हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मानेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली होना तो यहाँ चाहिए। तो ये जो बी को B1 पे होना चाहिए था और ए को A1 पे होना चाहिए था, यही इनके डिफरेंस को, यानी अगर हम बात करें तो हमारी लाइन, बबल ट्यूब का एक्सिस ये है AB, होना ये चाहिए था। और यहाँ से हम इस तरफ देख रहे हैं कि हमारी लाइन ऑफ साइट ये है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं कॉलिमेशन इरर। तो ये चीजें यहाँ इस पीपीटी में भी समझाने की कोशिश करी गई है, B1 माइनस ई। और दोनों तरफ से ये लेंगे रीडिंग रेसिप्रोकल में, तो जो उसकी रीडिंग है उसका मीन ले लेंगे, यानी दोनों के भी जो डिफरेंस है उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो जो मीन आया वही तुम्हारा कॉलिमेशन एरर होगा। ठीक है,
देखो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं बिल्कुल भी सेम है, तो उसको लगाने की कोशिश करना। गया ये रहा, देखो पहला न्यूमेरिकल है कि पहला आरएल। देखो रेसिप्रोकल का मतलब तुम समझ गए हो, भाई पहले नदी के इस पार से उधर देखना है, फिर उधर जाके इधर देखना है। तो पहले जब इंस्ट्रूमेंट मान लो नदी है, नदी का नदी बनानी ही पड़ेगी, तुमको समझ में नहीं आएगा ऐसे। मान लो भाई, तो ये तो पहाड़ बना दिया, नदी बना ली ना। ये मान लो नदी है, इधर मान लो पी है, इधर मान लो क्यू, ठीक। तो बोल रहे हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट हमारा पी पर है, जब इंस्ट्रूमेंट इधर है और इधर स्टाफ रीडिंग है, तो स्टाफ की रीडिंग पहले जस्ट जस्ट पीछे रख के एक रीडिंग ले ली हमने, मतलब जहाँ अपना ऑटो लेवल लगाया ना उसके जस्ट पीछे स्टाफ रख के रीडिंग ले ली। तो उसको इतना पास है वो कि उसको पी की ही रीडिंग वो बोल रहा है। तो पी की रीडिंग बोल दिया है 1.824 और क्यू की रीडिंग है 2.784। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ अगर 1.824 है और यहाँ 2.784, इससे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई पी ऊपर है, क्योंकि क्यू की रीडिंग ज्यादा आई है ना। क्यू की रीडिंग ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ज्यादा लंबा अंदर स्केल गया, तो गहरा है, तो इस तरह का हो सकता है। ये बात तो समझ में आ गई है ना। और बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच में 1010 मीटर यानी 1.01 किलोमीटर की डिफरेंस है। फिर बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट हमने क्यू पे रखा, इंस्ट्रूमेंट पे इधर ले आया और पी की रीडिंग ली, तो पहले पी की रीडिंग ली तो इतना आ रहा है, क्यू की अपनी रीडिंग ली तो 1.676। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंस में, तो टू इसके पहले हमको क्या निकालना है, ट्रू आर एल ऑफ क्यू। ट्रू आर एल ऑफ क्यू कैसे निकालेंगे, आर एल ऑफ पी दे दिया है तुमको पहले ही। आर एल ऑफ पी कैसे दिया हुआ है 125.8, मतलब इस पॉइंट का आर एल दे दिया है। तो भाई इसका डिफरेंस देख लो पी और क्यू का, है ना। तो डिफरेंस अगर देखो तो जो क्यू की रीडिंग है, यानी यहाँ 2.784 में से 1.824 माइनस कर दोगे तो रीडिंग डिफरेंस आ गया। वही डिफरेंस को अगर इसमें से माइनस कर दो तो आर निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये रेसिप्रोकल रीडिंग है तो इसमें एवरेज देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या किया है, Q1 माइनस P1 प्लस Q2 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज ले लिया है। तो देखो 2.784 माइनस 1.824, इसका जो भी डिफरेंस आया वो, प्लस 1.606 माइनस 0.928 को लेकर एवरेज ले लिया। तो बोल रहा है कि लगभग 0.801 मीटर का फॉल है क्यू से क्यू की ओर, भाई यहाँ से भी। अब पी का आरएल हमको पता है 125.36 है, तो इसमें तो माइनस कर दो 0.801 प्लस क्यू का ट्रू आरएल निकल जाएगा। ये लो निकल गया ट्रू का क्यू आरएल, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोल रहा है कंबाइंड करेक्शन निकालना है, ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास -0.0673 d²। अब ये डी की वैल्यू हमेशा किलोमीटर में रखते हैं, तो 1.01 का फॉर्मूला रखा, तो ये निकल करके आ गया हमारा कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन तो निकल करके आ गया, लेकिन करेक्शन लगाओगे भी तो यही करेक्शन जब लगाओगे तो वही कॉलिमेशन इधर होता है। ये तुम्हें बताया ना, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर। जो चीज हमको लग रही है कि हम सीधा देख रहे हैं, वो एग्जैक्टली हम सीधा नहीं देख रहे हैं, हम तो कर्व में देख रहे हैं। तो अगर हम सीधा देखते तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो है ये कॉलिमेशन इधर। तो यहाँ पे देखो इस लाइन को समझना, ट्रू डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग, तो छोटा करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे फिगर भी चाहिए ना वो। तो तुम यहाँ देखो 2.784 में से सोच तो हम ये रहे थे कि 1.824 जो माइनस कर रहे हैं वो ट्रू डिफरेंस देगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, बिकॉज कर्वेचर भी है अर्थ का। तो हमें क्या माइनस करना है, हमें जो ये डिफरेंस आया ये एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं है, बल्कि 2.784 में से ये जो कर्वेचर हमारा
निकल के आया ना, इसकी वजह से जो करेक्शन है पहले वो माइनस करो, और उसके से जो इधर है वो माइनस करो, फिर इसमें से 1.824 माइनस करोगे, वो इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो यही वो कह रहा है, तो यही जो निकाल दोगे वो एरर आ गया। और ये कॉलिमेशन एरर इस 100 मीटर में पूछ रहा है, हमारा ये तो 1010 मीटर में निकला है ना, तो 100 इंटू जो भी एरर आया डिवाइडेड बाई 1010, वो निकल करके आ गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा समझाने की वापस से कोशिश करता हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। भाई देखो, तुम ऐसे सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक लगाई मतलब ट्यूबलाइट, यहाँ पे लगाया ट्यूबलाइट, और तुमने इससे जब इसको देखा तो तुम सोच रहे थे कि हमने तो सीधा देखा, लेकिन एग्जैक्टली में तुमने ऐसे देखा, सीधा नहीं देखा। तो अब ये जो बीच में जो एरर आ गया, ये कर्वेचर की वजह से ही तो आया, कर्वेचर करेक्शन की वजह से। तो वो जो एरर आया उसको भी, अगर हम इस रीडिंग से इस रीडिंग को माइनस करना चाहते हैं और एग्जैक्टली माइनस करना चाहते हैं ट्रू, तो पहले हमें इस रीडिंग में से कर्वेचर करेक्शन भी माइनस करना होगा, इधर भी माइनस करना होगा, फिर जाके ये वाली रीडिंग माइनस करो, तो इनके बीच का डिफरेंस निकलेगा। यही तो ये कह रहा है कि देखो ये जो 2.784 जो रीडिंग है, क्योंकि उसमें से पहले ये कर्वेचर करेक्शन माइनस कर दिया जो कि हमारा निकल करके आया है, और एरर माइनस कर दिया, कि जब सब कुछ दोनों माइनस कर दिया फिर पहली वाली रीडिंग माइनस कर रहा है, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है, वो लिखा है। वही बस वैल्यू रख दी तो ई की वैल्यू निकल के आ गया, उसी को बोलते हैं कॉलिमेशन एरर। बाकी न्यूमेरिकल भी सेम। सॉल्व करने की कोशिश करो इस बुक से सारे न्यूमेरिकल, जो नहीं समझ में आया वो पूछो। मिसिंग डाटा वाला एक न्यूमेरिकल और बचा है, उसको भी एक बार एक अगले लेक्चर में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। मैं बुक को शेयर कर दे रहा हूँ, ये पीपीटी भी शेयर कर दे रहा हूँ।